मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका एक बार पुनः अपने इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। मैं आज अपने इस व्याख्यान में आप सबको व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजिका एवं पंजीकरण की शर्तों के बारे में बताऊंगा। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के धारा 3 से लेकर के धारा 16 तक में पंजिका और पंजीकरण की शर्तों के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है कि रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक नाम के व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, जो पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इसे पंजीयक या रजिस्ट्रार कहा जाएगा। मतलब जिस व्यक्ति की नियुक्ति केंद्र सरकार राजपत्र में अपनी अधिसूचना द्वारा करेगा उसे पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक के नाम से जाना जाएगा, परंतु इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु उसे क्या कहा जाएगा? रजिस्ट्रार या पंजीयक कहा जाएगा। धारा 3 के उपधारा 2 में कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी अन्य अधिकारी एवं ऐसे पदधारी व्यक्तियों की नियुक्ति पंजीयक की सहायता के लिए नियुक्त कर सकता है, नियुक्ति करेगा, जो रजिस्ट्रार या पंजीयक की सहायता करेंगे। तो धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है कि रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। इस धारा में बताया गया है कि केंद्र सरकार शासकीय अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रार और ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। धारा 4 में बताया गया है कि रजिस्ट्रार की मामलों के वापसी एवं अंतरण की शक्ति मिली हुई है। इस धारा के अंतर्गत जो रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है उसे ऐसे मामले जो वह अन्य अधिकारियों को अंतरित किया है, ऐसे मामले जो कि उन्होंने अपने अधीनस्थ अन्य अधिकारियों को क्या किया है? सौंपा था, उन मामलों को अपने पास क्या करेगा? वापस मंगा सकता है या किसी अन्य व्यक्ति के पास क्या करेगा? अंतरित कर सकता है। मतलब कि यह पंजीयक की शक्ति है कि वह ऐसे मामले जो वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिया है उसे वापस मंगा सकता है और तथा उसे किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित भी कर सकता है। ऐसे मामलों में जो सुनवाई होगी या तो नए सिरे से होगी या वहीं जहां पर की कार्यवाही लंबित थी वहीं से प्रारंभ किया जा सकेगा। तो धारा 4 में पंजीयक को क्या मिले हुए? शक्तियां मिली हुई है। किस बात की? मामलों के वापसी और अंतरण की शक्ति मिली हुई है। धारा 5 के अंतर्गत व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 5 के अंतर्गत व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री और उसके कार्यालय के बारे में प्रावधान किया गया है। मतलब कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री होगी जो कि व्यापार एवं पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958 के तहत पंजीकरण की रजिस्ट्री थी। वही रजिस्ट्री इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ क्या होगी? व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के रूप में होगी। व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री व्यापार चिन्ह का अपना एक कार्यालय होगा जिसे केंद्र सरकार ऐसे स्थान पर जो विनिर्दिष्ट करे, जो स्पेसिफाइड करे, उस जगह पर स्थापित किया जाएगा।
मतलब कि व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का अपना एक कार्यालय होगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तथा ऐसे अन्य उसकी शाखाएं होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा इसी धारा के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे कार्यालयों, रजिस्ट्री कार्यालयों को क्या करेगा कि वह कौन से क्षेत्र, उनका क्षेत्राधिकार कितना होगा, उनका क्षेत्राधिकार कितना होगा, इसको निर्धारित करेगा। और इस कार्यालय की अपनी एक मुद्रा होगी, अपनी एक सील होगी। तो इस तरह से धारा 5 के अंतर्गत व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री और उसके कार्यालय के विषय में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के तहत एक व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री होगी, उसका एक कार्यालय होगा, वह कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे, विनिर्दिष्ट करे, ऐसे स्थान पर होगा, तथा उसकी अपनी एक मुद्रा होगी, सील होगी। धारा 6 में बताया गया है, इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत व्यापार चिन्हों की पंजिका के बारे में बताया गया है। ऐसे कार्यालयों में एक दस्तावेज रखा जाएगा, एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, एक अभिलेख रखा जाएगा जिसे पंजिका के नाम से जाना जाएगा, जिस पर नियंत्रण जो होगा वह रजिस्ट्रार का होगा, पंजीयक का होगा। तो इस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि व्यापार चिन्हों की अपनी एक पंजिका होगी। और ऐसे पंजिका में होगा क्या, व्यापार चिन्हों के स्वत्वधारियों का नाम, पता, विवरण, उनका समानुदेशन यदि किया गया है तो किसके पक्ष में किया गया है, कौन उन अधिकारों को प्रयोग करेगा, उसका संपूर्ण विवरण, नाम और पता इस पंजिका में दर्ज किया जाएगा। इस रजिस्टर में क्या किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा, जो धारा 6 के अंतर्गत रखी गई है। इनके अलावा पंजीयक का यह भी दायित्व होगा कि उपधारा 1 के अंतर्गत जो कर्तव्य बताए गए हैं उनके अलावा उनका यह भी विधिक कर्तव्य होगा कि वे ऐसे रजिस्टर का क्या करेगा, ऐसी जानकारियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसकी कंप्यूटर में उसकी फ्लॉपी के रूप में या अन्य तरीके से रखा जा सकता है। इस पंजीयन पर इस पंजिका पर जो नियंत्रण होगा वह किसका होगा, पंजीयक का होगा, रजिस्ट्रार का नियंत्रण होगा। और इस तरह से धारा 6 में जो बताया गया है वह व्यापार चिन्हों की पंजिका के बारे में बताया गया है, जिनमें ये बताया गया है कि व्यापार चिन्हों का जो व्यापार चिन्ह बनाए गए हैं, जो व्यापार चिन्ह पंजीकृत किए गए हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी होगी, डिटेल उसका विवरण होगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रखा जाएगा, तथा इस पर जो नियंत्रण होगा वह पंजीयक का होगा, रजिस्ट्रार का नियंत्रण होगा। व्यापार पंजिका पर, व्यापार चिन्ह की पंजिका या रजिस्टर पर इनका नियंत्रण होगा। धारा 7 में बताया गया है कि माल तथा सेवाओं का वर्गीकरण, ऐसे माल एवं सेवाओं का वर्गीकरण किया जा सकता है और ऐसा वर्गीकरण पंजीयक द्वारा किया जाएगा और वह वर्गीकरण जो होगा वह अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का होगा। मतलब ऐसे विवरणों का और ऐसे माल या सेवाओं का वर्गीकरण किया जाएगा। ऐसे माल और सेवाओं पर यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो उसका निर्धारण रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाएगा और उसका जो निर्णय होगा वही निर्णय जो होगा अंतिम होगा। धारा 8 में बताया गया है कि वर्णानुक्रम अनुक्रमणिका का प्रकाशन, मतलब कि इंडेक्स प्रकाशित किया जाएगा और वह इंडेक्स किस प्रकार से प्रकाशित किया जाएगा, वर्णानुक्रम में अल्फाबेटिकली प्रकाशित किया जाएगा। और इस पर भी यदि किसी वर्ग में ऐसे प्रकाशन में किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या है तो उस पर जो निर्णय होगा वह रजिस्ट्रार का निर्णय ही
मान्य होगा। मतलब ऐसे विनिर्दिष्ट, जो विनिर्दिष्ट करे रजिस्ट्रार उसी को माना जाएगा, उसका ही निर्णय अंतिम होगा। अब मैं आप सबको धारा 9 के अंतर्गत बताया गया है कि पंजीकरण के अस्वीकृति करने के लिए जो निरपेक्ष आधार बताए गए हैं। पंजीकरण को स्वीकार करने के पहले या किसी भी पंजीकरण को, व्यापार चिन्ह के पंजीकरण को अस्वीकार किया जा सकता है। इसके लिए दो तरीके बताए गए हैं, एक तो निरपेक्ष, दूसरा सापेक्ष। धारा 9 के अंतर्गत जो तरीके बताए गए हैं वे तरीके जो होते हैं वह निरपेक्ष आधार होते हैं, और धारा 11 में जो तरीका बताया गया है वह तरीका जो है वह सापेक्ष आधार हैं, जिनके आधार पर किसी पंजीकरण को क्या किया जा सकता है, अस्वीकार कर दिया जाएगा। मतलब ये आधार है उनके अस्वीकरण के, उसके इनकार किए जाने के आधार हैं। यदि कोई किन पंजीकरणों को, किन व्यापार चिन्हों का पंजीकरण अस्वीकार कर दिया जाएगा, अस्वीकृत कर दिया जाएगा, ऐसा कोई व्यापार चिन्ह जो कि माल या सेवाओं के संदर्भ में सुभिन्नता स्थापित नहीं कर पा रहा है। मतलब कि वह चिन्ह जो है इतना समर्थ नहीं है कि किसी उपक्रम के माल एवं सेवाओं को दूसरे उपक्रम के माल एवं सेवाओं से अलग कर पाए, सुभिन्न कर पाए। ऐसा कोई व्यापार चिन्ह जो ऐसा कोई व्यापार चिन्ह जिससे लोक भ्रम उत्पन्न हो, लोगों में भ्रम उत्पन्न हो, उसके द्वारा क्या हो, लोग भ्रम में पड़ जाएं, ऐसे व्यापार चिन्हों का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई व्यापार चिन्ह जो किसी संप्रदाय के, जो किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करे, ऐसे व्यापार चिन्हों का को भी पंजीकरण से अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसा कोई व्यापार चिन्ह जो अशिष्ट हो, जो अशालीन हो, ऐसे व्यापार चिन्हों को जो कि अशिष्ट हो उनका पंजीकरण नहीं किया जाएगा, और ऐसे व्यापार चिन्ह जिनको कि प्रतिबंधित किया गया है उनका पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। तो धारा 9 में बताया गया है कि यदि अभी जो परिस्थितियां बताई गई है धारा 9 के अंतर्गत, यदि वह किसी माल या सेवाओं के बीच में सुभिन्नता स्थापित नहीं कर पा रहा है, यदि वह इस प्रकार का है कि उससे लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए, या वह इस प्रकार का है कि वह किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करे, या वह अशालीन या अशिष्ट है, तो ऐसे व्यापार चिन्हों के पंजीकरण को इनकार किया जा सकता है पंजीयक के द्वारा। धारा 10 के अंतर्गत रंग के विषय में परिसीमा की बात की गई है। हमने आपको जब व्यापार चिन्ह की परिभाषा बताई थी तो उसमें बताया था कि व्यापार चिन्ह में रंगों का समायोजन भी शामिल है। तो ऐसे रंगों का समायोजन यदि कहीं किया जाना है किसी विषय में, तो वहां उसकी जो होगी लिमिटेशन, जो होगी, जो परिसीमा होगी, उसको निर्धारित करना पड़ेगा। अन्यथा यह माना जाएगा कि ऐसे किसी उपक्रम के संदर्भ में, ऐसे किसी विषय पर क्या होगा, ऐसे पंजीकरण, व्यापार चिन्ह के पंजीकरण में क्या होगा कि सभी प्रकार के रंग शामिल माने जाएंगे। तो इसलिए रंगों के परिसीमा की जरूरत होती है, लिमिटेशन तय करना पड़ता है। अब मैं आप सबको बताऊंगा धारा 11 में बताए गए जो सापेक्ष आधार हैं। सापेक्ष आधार किस बात के, अस्वीकृत करने के, किनको, पंजीकरण को। यदि पंजीकरण के लिए कोई आवेदन आया है और वे आधार इस प्रकार के हैं कि वे व्यापार चिन्ह ऐसे हैं कि उसका प्रयोग बहुत दिनों से किया जा रहा है, या वह समरूप है, एक ही तरीके के हैं, तो ऐसे पंजीकरण को सापेक्ष आधार के अंतर्गत अस्वीकार कर सकते हैं रजिस्ट्रार। तो मतलब ऐसा कोई व्यापार चिन्ह
जो समरूप हैं, जो एक ही समान है, जिनका की पंजीकरण, जिनको की पंजीकृत तो नहीं किया गया है लेकिन उनका प्रचलन बहुत दिन, उसका प्रयोग बहुत दिनों से किया जा रहा है। तो ऐसे पंजीकरण को यदि उस आधार पर कोई व्यक्ति व्यापार चिन्ह का पंजीकरण कराना चाहता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। धारा 11 के आधार पर, धारा 11 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के आधार पर उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो आज मैंने आप सबको पंजिका और पंजीकरण की जो शर्तें हैं उनके बारे में जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।